हाँ तो बच्चों, कल हमने अर्थात पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई किंवदंती के अनुसार। फिर उस किंवदंती को भी हमने सार्थक करने की कोशिश की, और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो अक्षर घूम घूम के आ रहे हैं, जैसे डमरू से निकल रहे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन माहेश्वरी सूत्रों में जो स्वर और व्यंजन हैं, जो हमारी भाषा का आधार हैं, और वो किस तरह से समाहित है, अर्थात इनमें जो अंतर्निहित स्वर और व्यंजन हैं उसको हमें जो अलग करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये सूत्र हैं, इनके हर सूत्र के अंत में एक वर्ण हलंत है, यानी अंतिम वर्ण हलंत है। तो उस अंतिम हलंत वर्ण को हम गणना नहीं करेंगे। किसी भी जब हम अलग निकालना है, हमको उनको अलग करना है, स्वर को और व्यंजन को, और कौन एक वर्णमाला हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें इनको हटाना पड़ेगा। जैसे आगे देख सकते हैं आप कि हमने बनाया यहाँ पर अ ई उ, ड को हटा दिया, रील री, क को हटा दिया, ए ओ, ng को हटा दिया, आई औ, च को हटा दिया, यानी कि जितने भी अंतिम वर्ण हैं उनको हमने हटा दिया। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी अक्षर बचे हुए हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी स्वर हैं, इनमें एक भी व्यंजन नहीं है। अर्थात अच, यहाँ एक शब्द है अच। अच क्या होता है, इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं माहेश्वरी सूत्रों के पास। ये देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अ ई उण रील रिक ए औंग आई औच, यानी पहला अक्षर क्या हो गया, आ हो गया, और अंतिम अक्षर उसमें क्या था, च, यानी कि अ से लेकर के और च तक। तो अ और च लिखा, तो अ और च के बीच में आने वाले अ से शुरू होकर च तक जितने भी अक्षर हैं उन सबको हमने उसमें समाहित कर दिया, किसमें, अच में। यानी कि अच एक प्रत्याहार बन गया। अच क्या बन गया, एक प्रत्याहार बन गया कि आ से लेकर के च तक आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनको हमने अच में समाहित कर दिया। यानी अच कह दिया तो अ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सबको हमने किस में कर दिया, च में, अच में तब्दील कर दिया। यानी अच एक, यानी इतने सारे अक्षरों को कहने के लिए हमने एक छोटा सा प्रत्याहार बना लिया। इसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब यही होता है कि जिससे वो शुरू होता है और जहाँ वो समाप्त होता है वहाँ तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जब हम गणना करेंगे तो उसके अंतिम वर्ण जो हलंत हैं उनको हम नहीं गिनेंगे, वो सिर्फ उच्चारण के लिए हैं, गणना के लिए नहीं है। तो ठीक वैसे ही क्या और भी ऐसे प्रत्याहार बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। दूसरा प्रत्याहार यहाँ से बना लो, कहाँ गया, हल, ला तक। आ से लेकर ड़ा तक बना लो, आ से लेकर का तक बना लो, ई से लेकर का तक बना लो, ऊ से लेकर का तक बना लो, आ से लेकर चा तक तो हमने अभी देखा ही था, ए से लेकर अंगा तक बना लो, ए से लेकर च तक बना लो, आई से लेकर च तक बना लो। इसी तरह से संपूर्ण में बन सकते हैं। झ से लेकर या तक बना लो, घ से लेकर स तक बन जाएगा, ज से लेकर स तक बन जाएगा, घ से लेकर स तक बन जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे प्रत्याहार, यानी कि टोटल 42 प्रत्याहार हम इसमें बना सकते हैं। और इन 42 प्रत्याहार का महत्व क्या है कि भाई यही है कि हमें स्वर कहने थे, इतने सभी स्वर कहने थे, उन सारे सभी स्वर को हमने केवल 2 अक्षरों में, एक शब्द में हमने समाहित कर दिया, केवल अच कह करके। और हमने सारे स्वर यहाँ पर, संपूर्ण स्वर यहाँ पर समाहित कर लिए। यानी कि हमें केवल स्वर कहना था,
और इतने सारे वर्ण यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, लेकिन केवल अच कह करके भी हम सभी को लिख सकते हैं एक साथ। ऐसे ही अण कह करके हम आ ई उ तीनों को एक साथ कह सकते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि भाई यहाँ तो हमने तो बड़ा भी पढ़ा है, बड़ी भी पढ़ी है, बड़ाऊ भी पढ़ा है, फिर ये छोटे ही छोटे हैं यहाँ पर, तो बड़े वाले तो है नहीं स्वर, फिर वो स्वर कहाँ गए, वो कहाँ है? तो इसके लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये छोटा आ है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल अपने आप का बोध नहीं कराता है, यह 3 प्रकार के आ का बोध कराता है। यानी एक नई बात आपके समझ में आएगी कि छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा, यानी 3 प्रकार के आ, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। हाँ, हिंदी में इनका लेखन नहीं होता है, हिंदी में इनका लेखन नहीं होता है, लेकिन बोलचाल में इनका उपयोग होता है, पूर्ण उपयोग होता है। आप बोल के देखिए, एक दीदी, सामान्य बोल रहे हैं दीदी, एक सामान्य बोला, दोनों में दीर्घ है दीदी, लेकिन जब दीदी को आवाज दोगे, दूर वो कहीं खड़ी है, अरे दीदी, इस तरह से जब आवाज दोगे तो पहले वाले में देखो किस तरह से आपने बोला ई को, और दूसरे वाले द में ई को किस प्रकार से बोला। वही प्लुत है, वही बड़ा है, सबसे बड़ा है। यानी कि बोलने में हम आज भी उपयोग करते हैं, जबकि लिखने में उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन संस्कृत में ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए छोटा आ यानी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो केवल अपने आप का बोध नहीं करा रहा है, वो यहाँ पर 2 और प्रकार के आ यानी दीर्घ और प्लुत आ का भी बोध करा रहा है। यानी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार के हो गए। ठीक वैसे ही ई का भी यही सिस्टम है, यही व्यवस्था है। वो केवल अपने आप का बोध नहीं करा रही है, बल्कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई तीनों का बोध करा रही है। ठीक वैसे ही ऊ का भी सिस्टम है, ऊ भी अपने आप में केवल अपने आप का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि उन तीनों का भी बोध करा रहा है। ऐसे ही री का भी है और ली का भी है। री भी 3 प्रकार की होती है, लेकिन ली केवल 2 प्रकार की होती है, वो प्लुत नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हल के लिए। हल अभी मैंने बताया था ह से लेकर के ल तक हल, यानी सारे व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है, जैसे वहाँ पर स्वर में हटाया था हमने, अच के अंदर हटाया था, ठीक वैसे ही यहाँ भी हय वरट का ट हटा दिया, लण का ण हटा दिया, यम गणना का म हटा दिया, झवाया का य हटा दिया, गढ़दस का स हटा दिया, जव गढ़दस का स हटा दिया, खप चटाता चटता व का व हटा दिया, कपाया का य हटा दिया, स हल का ल हटा दिया। यानी कि सारे अंतिम हलंत वर्ण हमने यहाँ हटा दिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हैं सब व्यंजन हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ह को 2 बार बोला गया है, यानी स्टार्टिंग में भी ह है और अंत में भी ह है। तो प्रारंभ में भी ह, तो क्या ह 2 प्रकार का होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ह 2 प्रकार का नहीं होता है। यहाँ पर अंतिम ह जो है उसमें हल, ल को बोलने के लिए, हल को बोलने के लिए ह में जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है, उसका कोई महत्व नहीं है। और जब अ उच्चारण के लिए है तो ह हलंत रह गया। इस चीज को हम वर्ण विन्यास में समझेंगे कि कैसे ह हलंत रह गया, और ह जब हलंत रह गया तो उसको भी हम हटा देते हैं, तो बच गया स 3 स बच गए। तो इस तरह से अब हम इसको भी एक वैज्ञानिक विधि से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 5 वर्ग होते हैं हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी क वाली लाइन पूरी, च वाली पूरी लाइन, ट वाली पूरी लाइन, त वाली पूरी लाइन और प वाली पूरी लाइन। अब ये देखिए, सबसे पहले किसको लिया? ह को लिया, हाँ। उसके बाद य, व, र, ल, इन चारों को ले लिया। ठीक है, ये हट गए। अब यहाँ से देखिए, य, म, ग, ड, न,
यम गणना, यानी अंतिम 5 अक्षर, पांचों वर्गों के अंतिम 5 वर्ण यहाँ सबसे पहले लिए गए। उसके बाद देखिए झ, भ, घ, ढ, ध, यानी कि अंतिम चौथे अक्षर, चौथे नंबर के जो अक्षर हैं वो पांचों वर्गों के यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिए गए। फिर देखिए ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, यानी कि तीसरे नंबर के पांचों वर्गों के सभी वर्ण यहाँ तीसरे नंबर पर, सॉरी दूसरे नंबर पर। और च, ट, त, क, प, ये प्रथम वर्ण जो अंतिम स्थिति में यहाँ पर लिए गए हैं। च, ट, त, क, प। तो देखिए सबसे पहले अंतिम 5 वर्ण, फिर उसके बाद चौथे नंबर के 5 वर्ण, फिर तीसरे नंबर के 5 वर्ण, फिर दूसरे नंबर के 5 वर्ण, और फिर पहले नंबर के 5 वर्ण, और उसके बाद तीनों साथ। इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा यहाँ पर इनको स्वर और व्यंजन को समाहित किया गया है, एक तरीके से समाहित किया गया है। ठीक है, अब आज का जो गृह कार्य है वो आपके लिए ये है कि मैंने बताया कि इसमें 42 प्रत्याहार बनते हैं। चौदह माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत 42 प्रत्याहार बनते हैं। किसी महर्षि ने 43 भी माना है, 43 भी माना है, और किसी ने 44 भी माना है। लेकिन आपको केवल 42 प्रत्याहार कौन बच्चा, कौन विद्यार्थी इनको बना के मुझे दिखाता है, ये आपका काम है। यानी सभी विद्यार्थियों को पूरे 42 प्रत्याहार बनाने हैं। फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके आगे के जो 42 पूरे के पूरे प्रत्याहार हैं वो मैं आपको लिख करके दूंगा।